हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह और आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और इस पूरे के पूरा चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करें तो उसके अंदर क्या होता है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाती है। तो उसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हमको सबसे पढ़ना है। हम लोग थोड़ा बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हमारे पास यहाँ पर रहे हैं। तो सबसे पहले यानी किसी चालक तार में हम क्या करते हैं, अगर कोई करंट का फ्लो करवाते हैं, कोई धारा प्रवाहित करवाते हैं तो क्या होती है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा। ये बात सबसे पहले जो बताने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था ऑस्टेड। तो ऑस्टेड ने क्या बताया था, तो एक ऑस्टेड का प्रयोग है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ऑस्टेड ने सिर्फ इतना बताया था, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो ऑस्टेड ने क्या बताया था, सिर्फ इतना बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा आई प्रवाहित की जाती है, सपोज करिए धारा प्रवाहित की जा रही, तो इसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता। बस ऑस्टेड ने इतनी ही बात बताई थी, आगे कुछ नहीं बताया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऐसी कुछ बात इन्होंने नहीं बताई। सिर्फ इतना बताया कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी जैसे आप लोगों ने देखा था, जब हम किसी तार को पहले क्या देते, धारा प्रवाहित करते थे इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके चारों ओर क्या होता, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जब हम किसी चालक को धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ऑस्टेड के प्रयोग में आप क्या लिखेंगे, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात किसने बताई, ऑस्टेड ने बताई। ऑस्टेड की इस बात को ध्यान रखते हुए आगे एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था बेटा, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने दो नियम दिए। तो पहला जो इनका नियम था वो था मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। एक तो नियम इनका ये था, और मैक्सवेल का जो दूसरा नियम था वो था मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। ठीक, ये दो नियम मैक्सवेल ने दे दिए। और मैक्सवेल ने बता दिया कि अगर किसी, देखो ऑस्टेड ने बता दिया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन मैक्सवेल ने क्या बताया, यहां पर इन्होंने दो नियम लाए। क्यों लाए, क्योंकि इनको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इनको बताना था। तो चुंबकीय क्षेत्र, देखो कोई भी वैज्ञानिक होता है तो उसको समझाने के लिए वो क्या करता है, कोई ना कोई उदाहरण जरूर लेता है। तो यहाँ पर मैक्सवेल ने अपने नियम को बताने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर एक नियम दाएं हाथ का नियम बताया और दूसरा बताया दक्षिणावर्ती पेच का नियम। तो सबसे पहले देखते हैं दक्षिणावर्ती पेच का नियम क्या है। दक्षिणावर्ती पेच, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पेच होते हैं, तो वो पेच जानते हो ना, जैसे हम किसी बोर्ड में कसते हैं तो वो पेच होते हैं। कुछ इस तरीके का पेच होता है, अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा, ये कुछ इस तरीके का पेच होता है और इस तरह से इस पे लाइनिंग बनी होती है, इस पेच पे, है ना, क्या होती है, लाइनिंग बनी होती है। और इसके ऊपर इसका एक इस तरीके से ये आपका पेंच होता है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या किया, एक ऐसा पेंच लिया जिसको हम कैसा घुमाते थे, कसने के लिए दक्षिणावर्ती घुमाते थे। कैसा घुमाते थे, दक्षिणावर्ती। यानी बहुत सारे पेंच ऐसे होते हैं बेटा जिनको वामावर्ती भी घुमाया जाता है, तो वामावर्ती भी पेंच आते हैं। जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारी घड़ी में क्या होता है, जो हमारा साइकिल होता है, साइकिल में जो पैडल लगा होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उल्टा घुमाते हैं, तब वो क्या होता है, कसता है, घूमता है। या फिर हम क्या काम करते हैं, जैसे हमारे पास मार्कर है, इसको भी खोलने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टा घुमाते हैं, तो ये क्या है, वामावर्त। ठीक है, तो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम था, उन्होंने बताया यदि किसी पेंच को हम बेटा ले ले और उसमें धारा प्रवाहित करें, तो सपोज करिए इसमें धारा हम आई प्रवाहित करें और धारा कहां हो रही है, नोक की दिशा में है। क्या है, नोक की दिशा में हो, तो चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, अंगूठा। मतलब बात को समझिए थोड़ा सा, कि जैसे मेरा ये पेंच है, ये पेंच है, पेंच की नोक इसको समझ लीजिए, और इसको इस तरीके से मैंने पकड़ा। अब ये पेंच है, इसके ऊपर मैं पेंचकस लगाऊंगा तो इसको ऐसे घुमाऊंगा ना, ऐसे। ठीक है, तो ये जो उंगलियां होती हैं किसको बताएंगे, अंगूठा किसको बताएगा, धारा की दिशा, सॉरी ये नोक क्या बता रही है, धारा की दिशा को बता रही है। नोक बेटा क्या बता रही है, धारा की दिशा को। तो ये उंगलियां किसको बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी।
तो यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है। ठीक है, तो यही इनका क्या था, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम था। क्लियर है इतनी बात? देखिए बेटा, हमने दोनों नियम आपके लिए लिख दिए हैं और इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है, दो में से एक आएगा, एक या दो मार्क्स में आ जाएगा। तो हमने आपको बताया कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो मैक्सवेल ने क्या बताया, यदि हम किसी पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर किसी पेंच को इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े। जब आप पेंच को कसते हैं बेटा, तो पेंच को जब आप कसते हैं दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो पेंच क्या होता है, आगे की तरफ वो बढ़ेगा। तो जब वो आगे की तरफ बढ़ेगा तो पेंच के आगे बढ़ने की दिशा को कौन रिप्रेजेंट, यानी पेंच के आगे बढ़ने की दिशा में क्या हो, धारा प्रवाहित हो। तो दिशा में आगे बढ़े तो पेंच को घुमाने के लिए अंगूठे के घूमने की दिशा, जो अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा वही दिशा बेटा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो अगर इस तरह से आप इसको इस तरह से बेटा कसेंगे तो इस तरीके से अंगूठा घूमेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। मैक्सवेल का दूसरा नियम है कि मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। तो मैक्सवेल ने बताया यदि हम चालक तार को कुछ इस प्रकार पकड़े कि जो धारा है वो अंगूठे की दिशा, मतलब हमने कुछ इस प्रकार बेटा पकड़ा, आप देख रहे होंगे मैंने कुछ इस प्रकार पकड़ा है, तो अंगूठा क्या है, धारा की दिशा में, तो उंगलियां क्या बताएंगी, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेंगी, चुंबकीय बल रेखाओं को व्यक्त करेंगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को बेटा क्या करेंगी, व्यक्त करेंगी। यही परिभाषा लिखा, यदि हम दाएं हाथ में चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां चालक के परितः चुंबकीय बल रेखाओं को व्यक्त करती हैं। तो ये दोनों नियम थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक नियम पूछे जाने के चांसेस है। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे दो नियम देखे, ऑस्टेड का नियम देखा, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं आई, यानी चुंबकीय क्षेत्र को बताने के लिए यहाँ पर अभी तक कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, यानी कोई गणित का उपयोग कहीं पर नहीं किया गया है। लेकिन पहला जो गणितीय उपयोग इसमें किया गया चुंबकीय क्षेत्र को बताने के लिए वो दो वैज्ञानिक रहे, बायो और सेवट। हालांकि इसको लाप्लास नियम के नाम से भी जाना जाता है कि तो यहाँ पर ये तीन वैज्ञानिकों ने मिल करके चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक गणितीय रूप दिया था। लेकिन हम लोग जो जानते हैं सिर्फ वो किसके बारे में जानते हैं, बायो और सेवट के बारे में। तो बायो सेवट दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऑस्टेड का ही अपना जो एक्सपेरिमेंट दिया, अपनी जो गणितीय अवधारणा दी, उसमें उन्होंने ऑस्टेड का ही प्रयोग किया, ऑस्टेड के नियम का उपयोग किया। और इन्होंने क्या बताया कि जब किसी चालक तार, यानी इन्होंने विद्युत क्षेत्र को देने के लिए एक अल्पांश को आधार माना, यानी कोई चालक तार है तो उसके कारण अल्पांश के लिए। तो एक बात याद रखना, जब भी आपको पढ़ना हो कि बायो सेवट का नियम, तो याद रखना बायो सेवट का नियम सिर्फ किसी अल्पांश के लिए लागू होता है, यानी किसी अल्पांश मतलब एक छोटे भाग के लिए लागू होता है। तो आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं बायो सेवट का नियम। अब बेटा जो हमारे पास एक अगला नियम है, बहुत ज्यादा जबरदस्त नियम है और ये एग्जाम में आने के पूरे 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 चांस हैं। अगर हम आपसे एक बात कहें कि इस चैप्टर में अगर दो वैज्ञानिकों के बताए हुए नियम या क्वेश्चंस नहीं आते गए, उनके अनुप्रयोग नहीं आते हैं, तो इस मतलब चैप्टर में कुछ आता ही नहीं है। तो इसमें दो महान वैज्ञानिक रहे हैं, एक तो थे बायो और सेवट, ये रहे दो, और एक और आता है आपका दो नियम पढ़ने, एक तो बायो सेवट का नियम और दूसरा हमारा का एम्पियर का नियम। दोनों ही वैज्ञानिक बहुत महान वैज्ञानिक रहे, इन्होंने अपने अनुप्रयोग भी दिए हैं। तो सबसे पहले हम बायो सेवट का नियम पढ़ेंगे, फिर इनके अनुप्रयोग देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एम्पियर का नियम पढ़ेंगे और उसके अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आखिर जो बायो सेवट थे, तो बायो सेवट ने किस तरीके से अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया, तो इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने अपनी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन दिया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने की बात की। किसकी बात की? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया। उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया, लेकिन ये फार्मूला देने के लिए इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और इसका जो आधार बनाया वो ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। क्योंकि ऑस्टेड ये बात बता चुके थे, जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसी को आधार मान करके इन्होंने बहुत सारी बेटा क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने इस आधार पर इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस निकाली। क्या निकाली? पहले समझिए इसके, हम लोग हमेशा की तरह पहले हम इसके चित्र को समझेंगे। सपोज करिए हमारे पास एक चालक तार है, ये हमारे पास बेटा एक चालक तार है, और इस चालक तार का एक हम छोटा सा मान लीजिए इसका ये मिडिल पॉइंट है,
और इसको मान लेते हैं O, ठीक है। और यहाँ पर इसका हमने बेटा एक छोटा सा खंड ले लिया, सपोज करिए एक खंड आपका हो जाएगा बेटा क्या, DL, छोटा खंड है स्मॉल ds अल्पांश है इसका। ये इसका बेटा इन्होंने खंड क्या लिया था, एक DL खंड लिया, ठीक है बेटा, खंड इन्होंने बेटा क्या ले लिया, DL ले लिया। और यहाँ पर इसमें इन्होंने क्या किया, धारा I प्रवाहित की। तो धारा I प्रवाहित करने से चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इससे R दूरी पर, कितना बेटा दूरी, R दूरी पर इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र, देखो स्मॉल खंड लिया, तो इसके कारण इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उन्होंने इसको क्या माना, dB माना। और यहाँ पर देखिए इससे R दूरी पर जो बिंदु है P और चालक, यानी इसको मिलाने बिंदु P को, चालक से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा और ये चालक तार के बीच में जो कोण बन रहा था वो यहाँ पर कोण इन्होंने क्या लिया, थीटा लिया। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये जो इस स्मॉल खंड के लिए इस अल्पांश के कारण जो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो आप लोग इस पे क्या करेंगे, आप लोग इसको एक एक करके बेटा लिख लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कथन। कथन क्या होगा, तो याद रखना जो dB होता है वो समानुपाती हो बेटा I के, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या करोगे, नंबर 1 क्या लिख लोगे, कथन। सबसे पहले क्या लिखोगे, कथन। तो आप क्या लिखोगे कि अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस अल्पांश में प्रवाहित धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये बेटा इसका क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा इसका क्या, ठीक है। तो ये क्या होगा, dB समानुपाती होगा किसके, I के, ठीक है। दूसरा देखिए यहां पर बेटा जो dB समानुपाती होता है DL के, तो यहाँ पे आप कथन लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, dB समानुपाती होता है DL के। मैं DL लिख देता हूं, बात में बार बार L आ रहा है। D का मतलब होता है डिफरेंशिएट, छोटा भाग। तो dB समानुपाती क्या होगा, DL के होगा। और तीसरी बात बेटा यहाँ पर याद रखना, जो dB है, अच्छा यहाँ पे कथन आप लिख लीजिएगा, तो dB जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, R² के। तो क्या लिखोगे, यह चालक तार, ध्यान से सुनना, यह चालक तार से R दूरी पर उपस्थित, यानी यह चालक तार से R दूरी यानी दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। या हम क्या कहेंगे, यह चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये कथन आप बुक से देखिएगा, मिलेंगे। और चौथा कथन आपको यहाँ पर यह लिखना होगा कि यहाँ पर जो dB होगा वो इस थीटा की ज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी चालक और P बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच में जो बना कोण थीटा, तो थीटा की ज्या के बेटा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से कितने नियम बन रहे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है इनका, ये तीसरा है, और ये इनका बेटा क्या है, चौथा नियम है। इसका आप लोग थ्योरी वाला पार्ट लिख लीजिएगा। अब हम क्या लिखेंगे, अगर उपरोक्त चारों नियमों को क्या करने पर बेटा, मिलाने पर, अगर हम इन चारों नियमों को मिला देंगे तो देखिए dB 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 dB, तो एक तरफ यहाँ पर क्या है dB है और dB समानुपाती होगा। तो देखिए जो समानुपाती में है वो ऊपर रहेंगी, तो I dl साइन थीटा और अपॉन में बेटा क्या है, R² है। क्लियर है इतनी बात, क्या है, अपॉन में R² है। इतनी मेरे प्यारे बच्चों बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर देखो, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो ये हो जाएगा dB बराबर, यहाँ पर आता है μ0/4 ये समानुपाती ये नेतांक आ जाएगा। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, I dl साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, R²। तो ये यहाँ पर इन्होंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन दी कि जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उस चालक तार के क्या चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और उस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, dB बराबर μ0/4 I dl साइन थीटा अपॉन R²। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर एक बात और याद रखना, जहां मैं आपको बता दूं कि ये आपका है μ0/4, इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁻7। तो अगर इस मान को यहाँ पे रखोगे तो dB बराबर आपको क्या मिलेगा, 10⁻7, और यहाँ पर आपको मिलेगा I dl साइन थीटा।
और अपॉन में बेटा क्या है आर स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये भी होता है, तो जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो वहां पर ये फार्मूला काम आएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। इतने की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा दिख नहीं रहा होगा, चलिए अब दिख गया। देखिए दिखा नहीं तो एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। जब किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित करते हैं, उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पन्न हो जाता है। तो इसी चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर हमें क्या करनी हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र B माना गया। तो बायो और सेवन ने बताया जो डीबी होगा ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा। पहली बात तो धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा, और धारा का मान बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा है डीबी यानी ये चालक तार, ये जो अल्पांश, अगर इसके अल्पांश की लंबाई भी बढ़ाओगे तब भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। और तीसरी बात इन्होंने बताया कि अगर चालक तार और बिंदु जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, अगर उनके बीच की दूरी को हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथी बात बताया कि यहाँ पर बिंदु को मिलाने वाली रेखा और वो जो हमारा अल्पांश चालक के बीच में जो थीटा कोण बनता है, तो थीटा की ज्या के क्या होता है, समानुपाती। ज्या का मतलब होता है साइन, तो साइन थीटा के क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर चारों नियमों को हमने मिला दिया, तो बेटा जो चीजें समानुपाती थी वो अंश में रहेंगी, जो व्युत्क्रमानुपाती वो कहाँ जाएगी, हर में आ जाएगी। आप जानते हैं कि समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, 4 पाई, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई और पूरा का पूरा वैल्यू वही है। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू आई है इसकी वैल्यू फिक्स है, 10 की पावर -7 होता है, तो इसकी जगह पे हमने 10 की पावर -7 रख दिया, तो ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? तो जल्दी से बेटा इसको नोट करिए। तो देखिए बेटा अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। और इसका जो दूसरा अनुप्रयोग होगा वो लूप वाला होगा, तो वो भी पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो दोनों ही अनुप्रयोग को और बायो सेवर्ट का नियम बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। बायो सेवर्ट के नियम में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, उसमें सिर्फ आपको वो फार्मूला याद रखना। अगर फार्मूला याद रहेगा तो जो चीज़ें ऊपर हैं वो समानुपाती दिखा दीजिएगा, जो चीज़ें नीचे हैं उनको व्युत्क्रमानुपाती दिखा दीजिएगा। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमें बायो सेवर्ट के नियम में क्या पढ़ना है कि हमारे पास एक कोई सरल रेखीय चालक होगा, मतलब एक सीधा चालक होगा, और उस चालक के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा किसी बिंदु पर, हमें ये गणना करनी है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर हमारी बात को देखिएगा, हम डायग्राम कैसे बना रहे हैं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए हमारे पास ये एक सरल रेखीय चालक है, सपोज करिए हमारे पास एक सरल रेखीय चालक है और इसमें हम धारा I प्रवाहित कर रहे हैं। क्या दिख पा रहा है सभी को? ये क्या हमारे पास सरल रेखीय चालक है और इसमें हम धारा बेटा क्या प्रवाहित कर पा रहे हैं, I। सपोज करिए इसका एक हमने बिंदु ले लिया O, यहाँ पर बिंदु है, और इस बिंदु O से, ध्यान से मेरी बात सुनना, इस बिंदु बेटा O से मान लीजिए कहां पर, D दूरी पर, कितना डिस्टेंस D, R को भी हम नहीं लेंगे, R को हमें दूसरी जगह लेना है। तो यहाँ पर D दूरी पर सपोज करिए एक बिंदु P है और जिस पर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते क्या है, dB। अच्छा dB क्यों है? यहाँ पर हमने इसका एक अल्पांश ले लिया, ये हमने बेटा इसका एक अल्पांश ले लिया। सपोज करिए इस अल्पांश को हमने नाम दे दिया AB। तो छोटा सा अल्पांश लिया, टोटल तार की लंबाई कितनी, L है। टोटल क्या है, सरल रेखीय चालक है, L लंबाई का चालक है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, DL हो जाएगी। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इस अल्पांश को जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसको हम इस तरीके से मिला देंगे और इस वाले पॉइंट को भी हम इस तरीके से मिला देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस वाले कोण को, ध्यान से मेरी बात सुनना, इस वाले कोण को हम मान लेते हैं अल्फा। ये अल्पांश है तो छोटे से अल्पांश के कारण यहाँ पर जो कोण बनेगा उस कोण को हम मान लेते हैं क्या है बेटा, ये डी अल्फा है। ये अल्फा है और ये बेटा क्या है, डी अल्फा है। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बेटा क्या मान लेते हैं, सपोज करिए हम आर मान लेते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया मेरे बच्चे, आर मान लिया। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? क्या हमने माना मेरे बच्चे, आर मान लिया। ठीक है, अगर इसको आर ना भी मानना चाहो तो यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं वैसे। ठीक है, तो ये आपको इतनी बात समझ में आई, जल्दी से बताइए। इतनी बात बेटा समझ में आ गई? तो यहां से यहां तक की दूरी को हमने क्या माना, आर माना। अब हम क्या करेंगे, ये जो ये बिंदु P है और B है और यहां से बिंदु A से इस पर हम बेटा क्या डालेंगे, एक लंब डालेंगे। तो सपोज कर एक लंब डालेंगे तो मान लीजिए लंब हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक, लंब डालेंगे। अब हमारी बात याद रखना कि जैसे अब एक बात समझो, ये वाला कोण अगर हम मान ले बेटा क्या है, थीटा है,
ये वाला कोण हमने क्या माना, थीटा है। तो सोचो जब एक सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। और सपोज करो यहाँ से 180 किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। तो यानी 180 को पाई लिख सकते हैं, 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई। अब अगर सोचो कि अगर ये वाला कोण मैं थीटा मान लूं, टोटल कोण 180 था, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ूंगा फिर से कितना आएगा, 180। इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला जो कोण है वो बेटा क्या हो जाएगा, 5 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, 5 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है और 180 को हम 5 लिख सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम इसके आपको वर्किंग स्टेप लिखवा देते हैं, किस तरीके से हमें वर्क करना है। ये आपको बहुत समझने वाली बात होगी, तो हम इसके वर्किंग स्टेप आपको लिखवा देते हैं। अगर डायग्राम में कोई दिक्कत अभी तक आ रही हो तो जल्दी से हमें बता दीजिए। डायग्राम में कोई दिक्कत आ रही है तो जल्दी से हमें बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, r, तो ये भी डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी, r। यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी, r, तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और बेटा एक ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि इस हमने लंब डाला है तो यहाँ पर क्या होगा, इस समकोण त्रिभुज। तो 3 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से याद रखना, मैं लिख देता हूं। 3 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, देखिए की पॉइंट है आपको, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं याद रखना। एक समकोण त्रिभुज ये है, एक समकोण त्रिभुज ये है, और तीसरा समकोण त्रिभुज ये। तो 3 समकोण त्रिभुज हैं और तीनों में हमको बेटा क्या करना है, काम करना है। क्लियर है, तो समकोण त्रिभुज कितने हो गए, 3। ध्यान से देखिएगा, डेरिएशन बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। जब ध्यान से आप समझेंगे तभी समझ पाएंगे, ये भी बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बेटा हमारे कितने हैं, 3 है। एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो मैं आपको यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा डेरिवेशन है, तो इसके अपने कुछ वर्किंग स्टेप हैं। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, पर इनकी सहायता से हम डेरिवेशंस को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। पहला वर्किंग स्टेप क्या होगा, यहाँ पर समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। एक हमारे पास समकोण त्रिभुज कौन सा है, पहला वाले का नाम बताइए। तो फर्स्ट स्टेप में हमको जाना है समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी। तो क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। कहा गए बेटा, ए बी सी में। तो ए बी सी में हमें क्या लगाना है, यहाँ से बेटा साइन थीटा लगाना है। क्या लगाना है मेरे बच्चे, साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो क्या लगाना है बेटा, साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास हो जाएगा साइन, और थीटा यहाँ पर हमने क्या माना है, थीटा यहाँ पर हमारा पाई माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, और बराबर साइन थीटा बराबर बेटा क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने लंब ये होगा, सॉरी लंब बटे कड़ होता है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। तो अगर ये 90 है, ये कितना है 90 है, तो 90 के सामने लंब ये होगा, और कड़ क्या हो जाए हमारा, AC हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लंब बटे कड़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, लंब बटे कड़। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा लंब बटे कड़, वो आगे हम कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे वर्किंग स्टेप है। ठीक है, तो वर्किंग स्टेप यहाँ से आपको क्या करना है, AC का मान निकालना है। पहला काम आपको क्या करना है, AC का मान निकालना है, यानी इस समकोण से, पहले समकोण त्रिभुज से आपको AC का मान कैलकुलेट करना है। अब दूसरा हमारे पास समकोण त्रिभुज बेटा कौन सा होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। ACP आपको दिख रहा है, बताइए। दूसरा हमारे पास समकोण त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज ACP में। अगर आप ACP में देखेंगे तो ACP, तो ACP है, तो यहाँ भी आपको क्या लगाना है बेटा, साइन थीटा लगाना है। क्या लगाना है, साइन थीटा। और साइन थीटा लगाने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, AC का मान ही कैलकुलेट करना है यहाँ से भी। यानी दो त्रिभुजों में जब आप साइन थीटा लगाएंगे, वहां से आपको क्या करना है, AC का मान कैलकुलेट करना है। क्लियर है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये वर्किंग स्टेप है, ये आपको पता होना चाहिए। इनका देखिए हो सकता है आपको घिचपिच हो जाए, लेकिन आपको ये समझना है थोड़ा सा। ठीक। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, जब AC और AC आपस में बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर AC बराबर आप क्या लिखेंगे, AC। क्लियर है इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखना में, AC बराबर AC, और AC बराबर AC आप रखेंगे, तो यहाँ से हमें निकालना है DL साइन थीटा। क्या निकालना है, DL साइन थीटा। 3 स्टेप आपको समझ में आ गए। सेम इन्हीं स्टेप पे हम लोग काम करेंगे। पहला स्टेप समकोण त्रिभुज ABC, दूसरा समकोण त्रिभुज ACP, तीसरा हमारे पास है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, दोनों AC यहाँ से निकल आएंगे, ACC बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, DL साइन थीटा निकालना है। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और चौथा भी, एक और तीसरा जो समकोण त्रिभुज है, तो अब यहाँ पे चौथे स्टेप में आप क्या करोगे, समकोण त्रिभुज OAP।
ओ ए पी में, तो यहां पर बेटा आपको निकालना है कॉस अल्फा। क्या निकालना है? कॉस अल्फा हमें यहां से निकालना है। क्या मेरे बच्चे करना है? कॉस अल्फा निकालना है। और कॉस अल्फा का मान जब यहाँ पर जो भी आएगा आप निकाल लोगे, कॉस अल्फा का मान निकल आएगा, तो यहाँ से आपको किसको कैलकुलेट करना है? 1/r को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ये अगर आपको की पॉइंट देखो, ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना मैंने घेर के रखा ये आपके की पॉइंट है। अगर ई की पॉइंट पे हम काम करेंगे तो पूरा का पूरा डेरिवेशन हमारा बहुत आसानी से लगेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? जल्दी से बताइए बेटा, क्या इतनी बात आप लोगों का क्लियर हो गई? ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है? सबसे पहले हमने डायग्राम बना लिया, अब हम बेटा इसकी क्या करेंगे? गणना करेंगे। दिख रहा है सभी को? गणना, तो गणना करके आप लिखेंगे माना कि जो भी चीजें हैं, एक डीएल खंड ए बी खंड एक डीएल है, और जिससे हम क्या आर दूरी पर डी दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ऐसा आप लिख लेंगे। फिर आप लिखेंगे, क्योंकि बायोसेवर्ट के नियम से, तो बायोसेवर्ट का नियम क्या था? वो था डीबी बराबर μ0/4 इंटू आई डीएल साइन थीटा, और अपान में क्या था? r²। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। ठीक है, अब हम लोग वर्किंग स्टेप पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। इतनी बात बेटा सबको समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो समकोण त्रिभुज एबी में हमें क्या निकालना? साइन फाई माइनस थीटा निकालना है। तो आप क्या लिखोगे? साइन फाई माइनस थीटा बराबर, यानी साइन फाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, ये 90 के सामने वाला हमेशा लंब होता है, तो लंब क्या हो जाएगा? डीएल। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा बेटा? डीएल। तो डायरेक्ट लिख दे, जल्दी से बताओ, लंब हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, लंब है, एक मिनट, ये 90 के सामने लकड़ होता है। अच्छा थीटा, ये मानो थीटा के सामने लंब क्या होता है बेटा? एसी, क्योंकि गलत हो जाएगा, हमें एसी का मान निकालना। तो क्या हो जाएगा? एसी। देखो समझो, पहले ये कोण है, कोण के सामने वाला हमेशा क्या था? लंब। तो ये लंब होगा, क्या हो जाएगा बेटा? लंब। तो देखो 90 के सामने ये कड़ होगा, तो आधार क्या हो जाएगा? आधार आपका हो जाएगा बीसी। आधार आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? बीसी हो जाएगा। तो आधार क्या हुआ मेरे बच्चे? आपका आधार हो गया बीसी। नहीं, क्या गलती हो रही है? एक मिनट सुनो। अगर बेटा ये 90 डिग्री है, ये हमारे पास क्या है? 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला लंब होता है, 90 के सामने वाला, अच्छा 90 के सामने वाला कड़ होता है, और ये थीटा मानो थीटा के सामने लंब बटे कड़। हाँ ठीक, एसी, ये क्या आएगा बेटा? एसी बटे एबी। क्या आएगा? एसी बटे एबी आएगा। अब यहां पर देखो, एक बात हमें बताओ, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा? जल्दी से बताओ, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो याद रखना सर, ये होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। अब एसी का मान कितना है? एसी का मान कुछ नहीं दिया, तो एसी को एज इट इज लिख लो। ए बी का मान देखो कितना, ए से बी तक का मान कितना दिया है? डीएल। तो ये क्या हो गया? डीएल। ये बात सभी को समझ में आएगी ना बेटा? 90 के सामने वाला कड़ होता है, मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो रही थी। तो 90 के सामने वाला क्या होता है? कड़। तो थीटा के सामने क्या होता है? लंब। तो लंब होगा एसी और कड़ होगा डीएल। अब यहां से हमें एसी का मान निकालना है। आप लोग देखिए, साइन फाइव माइनस थीटा से क्या निकालना? एसी निकालना है। तो यहां से एसी को यहीं पे आप रोकोगे, और इधर जब जाओगे तो ये हमारे पास बन जाएगा डीएल साइन थीटा। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है? दूसरे समकोण त्रिभुज में जाना। तो आप क्या लिखोगे? समकोण त्रिभुज एसीपी में, पूरा कैलकुलेशन पे ही चलिए, मतलब वर्किंग स्टेप पे। और यहां से हमें बेटा क्या निकालना है? साइन थीटा। क्या निकालना है? साइन थीटा। यहां से हमें बेटा क्या निकालना है? साइन थीटा हमें निकालना है। क्लियर है? क्या निकालोगे? साइन थीटा। साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे तो डी अल्फा माने हैं, तो एक काम करो, यहां से डी अल्फा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। यहां से आप इसको क्या मानोगे? इसको मान लोगे डी अल्फा। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, अगर बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया तो इसको करेक्शन थोड़ा कर लें, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है? डी अल्फा है ना, तो यहाँ पे डी अल्फा निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा? साइन डी अल्फा निकालना होगा। ठीक, साइन बराबर होता है लंब बटे कड़, तो थीटा के सामने लंब कौन होगा? एसी।
यहाँ पे लंब हो जाएगा AC, और यहाँ पर देखिए ये थीटा है और ये 90 डिग्री का कोण बनना, तो 90 के सामने क्या होता है, कड़ होता है, तो कड़ क्या हो जाएगा, AP। तो कड़ बेटा क्या हो जाएगा, AP, और साइन डी अल्फा। अब यहां पर बेटा ध्यान से देखो, AC की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं दिया है, तो AC को AC रखो, और AP की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो AP की वैल्यू कितनी है, R। इसको इसके पास भेज देंगे तो AC बराबर क्या मिलेगा, हमें AC बराबर मिलेगा R इंटू साइन डी अल्फा, ये हमें मिल जाएगा। क्लियर है, बोलो, R इंटू साइन डी अल्फा हमको मिल जाएगा। ठीक है, या हम एक काम ये कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, वो क्या है, याद रखना, मैं इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर बता देता हूं, वरना फिर हमारा साइन को हमें हटाना है ना, तो साइन को हटाने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि अगर साइन थीटा हो लगभग वो थीटा के बराबर होता है, अगर साइन थीटा बहुत छोटा कोण हो तो थीटा के बराबर होता, तो यहाँ पर साइन डी अल्फा क्या बहुत छोटा कोण है, तो इसलिए ये बेटा क्या बन जाएगा, आपका डी अल्फा बन जाएगा, और AC की वैल्यू AC ही रहेगी, और AP की वैल्यू क्या थी, R, तो यहाँ से AC चला जाएगा इसके पास, तो हमें मिलेगा डी अल्फा इंटू R। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। तो पूरा का पूरा काम वर्किंग स्टेप पे चल रहा है, दिखाई दे रहा है प्रॉपर सबको, ठीक है, सबको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हालांकि हमारे पास जगह कम है वो अलग चीज है, लेकिन आप लोगों को दिखाई दे रही है, खुशी की बात है, ठीक है। अब इतना हो गया, तीसरे स्टेप में क्या करना, AC के बराबर AC रखना, तो ये AC और ये AC बराबर है, तो क्या लिखोगे आप, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से अब यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा DL साइन थीटा, और DL साइन थीटा बराबर है बेटा किसके, AC बराबर है इस AC के, तो इधर क्या हो जाएगा, डी अल्फा इंटू R। इसको आप मान लीजिए समीकरण 4। तो जल्दी से बताइए, यहां पर अभी तक हम लोगों ने कोई कुछ नहीं किया, हम लोग जो वर्किंग स्टेप पढ़े हैं उसी वर्किंग स्टेप पे अभी तक हम लोग काम करते हुए चले आए। अब अगला हमारा वर्किंग स्टेप है 5वां। क्या सभी लोगों को दिख पा रहा है, जल्दी से बताइए, दिख रहा है, अभी खैर दिख रहा है, समीकरण 5। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, चौथा स्टेप क्या है, समकोण त्रिभुज OAP, तो लिखोगे समकोण त्रिभुज OAP में, तो OAP में क्या निकालना है, कॉस अल्फा, तो यहां पर आप बेटा क्या लिखोगे, कॉस अल्फा, और कॉस बराबर होता आधार बटे कड़, तो यहां पर देखो यहां से में कॉस अल्फा है, तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, लंब, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, AP, देखो ये 90 है, और 90 के सामने वाला हमेशा कड़ होता, तो कड़ क्या होगा, AP, और थीटा के सामने वाला होता लंब, तो आधार कौन होगा, OP, तो आधार हो जाएगा हमारे पास, कहाँ लिख रहे हैं यार, तो आधार हो जाएगा OP, तो लंब सॉरी आधार बटे कड़, और कड़ हमारे पास बेटा हो जाएगा AP। अब यहां से देखो ये कॉस अल्फा है और OP की वैल्यू कितनी है बेटा, D है, तो क्या लिखोगे, D अपॉन, अब AP की वैल्यू बेटा कितनी है, R, तो ये हमारे पास हो जाएगा D अपॉन R हो जाएगा। क्या दिख पा रहा है सभी को, जल्दी से बताइए, ठीक, चलो अब अगली लाइन में लिखता हूं, इधर यहां पे सबको दिख रहा है, इधर थोड़ा सा देखिए सभी लोग, जल्दी से मैं इसको एडजस्ट करता हूं, दिख तो रहा नहीं, कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं, ठीक, जगह है कम, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अंदर लिख लेते हैं, समीकरण 1 यहाँ पे मान लेते हैं, तो हमारे पास जगह थोड़ी सी और बन जाएगी। बहुत बड़ा डेरिवेशन है बेटा। अब यहाँ पर देखो कॉस अल्फा से हमें क्या चाहिए, 1/r चाहिए, तो 1/r चाहिए तो D को इधर भेजना होगा ना, D को यहाँ भेजेंगे तभी तो 1/r बचेगा, तो यहाँ पर 1/r बराबर 1/r बराबर क्या हो जाएगा, ये बेटा आपका हो जाएगा कॉस अल्फा बटे D। आप इसको मान लीजिए समीकरण 5। क्या दिख पा रहा है सबको, जल्दी से देखें, क्या दिख पा रहा है सबको, नहीं दिख रहा है भाई, ज्यादा ऊपर लिख दिया, चलो तो ये 1/r बराबर बेटा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा,
यहाँ पे cos अल्फा, डी कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, तो ये हो जाएगा डी। इसको मान लो समीकरण 5। अब दिख रहा है बेटा सबको, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 5। हाँ अब दिख रहा है, बहुत बढ़िया, अब तो यार दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी से बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। अब बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमने वर्किंग स्टेप पे काम कर लिया। अब बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हम क्या करेंगे, एक बात देखो, बायो-सेवर्ट का नियम कौन सा है, ये डीबी, तो यहां पर 1/r है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, dl sin थीटा है, तो dl sin थीटा के भी मान निकाल ले हो। अब कहां पे निकाले हो, ये समीकरण 4 से, ठीक है। और 1/r का मान निकालो समीकरण 5 से। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 4 व 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखोगे तो ये क्या है बेटा, dB है, dB। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई, क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई। बहुत ज्यादा दिख रहा है बच्चों को, दिख तो रहा, बोल रहे हैं तभी, बहुत छोटा छोटा लिख रहा है, कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा बेटा, ये dB/μ0/4 पाई। अब यहां पर ध्यान से देखो कि dl sin थीटा, तो dl sin थीटा का आपने मान निकाला है, dl sin थीटा बराबर क्या है, d अल्फा इंटू आर है, तो d अल्फा इंटू आर अपॉन, और 1/r बराबर आपने क्या निकाला है, 1/r बराबर सर आपने निकाला है, क्या निकाला है सर, cos अल्फा अपॉन डी। क्या निकाला है मेरे बच्चे, cos अल्फा अपॉन डी निकाला है। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। cos अल्फा अपॉन क्या निकाला है, डी। जल्दी से इतनी बात समझ में आ गई, cos अल्फा अपॉन क्या हो गया, डी। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, cos अल्फा अपॉन डी। जल्दी से बताइए, दिख रहा है बेटा सबको। चलिए अब यहां पर देखिए 1/r की जगह पे स्क्वायर है। अच्छा तो एक काम ये कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं कंडीशन हमारे पास क्या है, इसमें से एक r को हम रोकेंगे। तो हम एक काम कर लेते हैं, छोटा सा काम है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा दूसरे तरीके से कर लेते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 व किससे बेटा, 5 से। समीकरण 1 ये है, तो लिख लो dB बराबर μ0/4 पाई, और ये क्या है I। समीकरण 4 में चलिए, सॉरी समीकरण 4 है ये, हाँ समीकरण 4। तो देखिए हम समीकरण 4 में देखिए dl sin थीटा बराबर क्या दिया, d अल्फा इंटू आर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, d अल्फा इंटू आर, और नीचे आपका बेटा क्या दिया समीकरण 1 में, यहाँ पे दिया है आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा dB बराबर μ/4 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा I d अल्फा अपॉन आर। ये बच्चा अब सही आया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये d अल्फा है, ये μ0/4 पाई। ध्यान से बेटा मेरी बात सुनना, 1/r, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख दूं I, वो तुम्हारे समझने के लिए बेटा लिख रहा हूं, I d अल्फा, और 1/r लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, इस r को मैंने बाहर कर दिया। तो 1/r कहां पर है, ये 1/r, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, समीकरण किससे, 5 से। तो समीकरण 5 से हम पहले दोनों का एक साथ रख रहे थे तो नहीं बन पाएगा, तो μ0 क्या होता है, 4 पाई। ये आपका हो जाएगा IDL। 1/r की जगह पे ध्यान से देखो, 1/r की जगह पे क्या लिखना है, 1/r की जगह पे सर लिखना है cos अल्फा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, d। क्या सभी को दिखाई दे रहा, जल्दी से बताइए, सभी को दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। ये बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए कि दिख रहा है सारे बच्चों को, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, ये एक बात हमें बताओ, ये यहाँ पर क्या है, cos अल्फा है, और यहाँ पर क्या है, d है, ठीक है। ये सॉरी, ये d अल्फा है, वही, ठीक है। ये क्या है, d अल्फा है। तो बेटा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, dB।
क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए। नहीं दिक्कत है। अब हमारी बात को बहुत गौर से समझिएगा। आप इसको मान लीजिए समीकरण 5, तो यानी ये किसी अल्पांश के कारण, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये किसी अल्पांश के कारण यानी इस छोटे से टुकड़े के कारण इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ये उसका फार्मूला है। लेकिन सपोज करिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये अल्पांश, इस अल्पांश नहीं इस तार के कारण, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास तार है, इसकी लंबाई x और y है। इस तार की लंबाई हमने क्या मान लिया? x और y है। क्लियर है? इस तार की लंबाई को बेटा मैंने क्या माना? x और y मान लिया। क्लियर है? आई बेटा बात समझ में कि हमने मान लिया इस चालक तार की लंबाई कितनी? x y है। तो इस इतने यानी चालक तार x y के कारण अब हमें क्या करनी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इन छोटे छोटे अल्पांशों को बेटा हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखेंगे चालक तार x y के लिए। तो चालक तार x y के लिए जब निकालोगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर बेटा हो जाएगा, जब छोटे छोटे ये अल्पांश जुड़ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक बड़ा b बन जाएगा। छोटे छोटे db जुड़ेंगे, बड़ा b बनेगा। और इसका समाकलन करना है किसका? db का। कहाँ से कहाँ करना है? तो मान लेते हैं कि यहाँ से इसका ये जो कोण है ये वाला, और इस बिंदु से इसका जो कोण है ये वाला, इसको मान लेते हैं ये अल्फा 1 है, और इस वाले पूरे एंगल को मान लेते हैं क्या है बेटा? ये अल्फा 2 है। बाहर लिख देता हूं, ये अल्फा 2 है। ठीक है? तो कहां से कहां तक करना है? अल्फा 1 से लेकर के कहां तक करना है बेटा? अल्फा 2 तक करना है। ठीक है? यहां पर इसको अल्फा को निगेटिव ले लो। क्यों? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे है। क्या है? मुख्य अक्ष के नीचे, इसलिए हमने क्या लिया है? यहाँ पर इसको लिमिट को निगेटिव लिया और इसको पॉजिटिव लिया, क्योंकि ये क्या है? ऊपर है। क्लियर है? अब इनको बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो हम बेटा एक काम कर रहे हैं, हम बीच वाला ये रफ कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम ये बीच वाला रफ कर रहे हैं। बहुत बड़ा डेरिवेशन है भाई, इसको जरा था आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएंगे। और ये की पॉइंट जरूर याद रखना, इन्हीं पे सारा खेल होगा। तो अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? b, और हमें समाकलन करना है तो माइनस अल्फा 1 और ये अल्फा 2। dB की वैल्यू कितनी आई है? तो dB की वैल्यू आई है सर 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर देखिए दिया गया है i d अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन क्या है? d। यहाँ पर अल्फा के सापेक्ष क्या किया गया है? समाकलन किया गया है। तो यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको बाहर ले लो। तो कांस्टेंट कौन है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, i अपॉन डी भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा? माइनस अल्फा 1 से अल्फा 2 समाकलन कर रहे हो तो ये बचेगा कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? और याद रखना कॉस अल्फा का समाकलन होता है साइन अल्फा। तो अब हम इसका समाकलन कर देंगे, तो म्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा? 4 पाई, i अपॉन क्या हो जाता है? d, और इसका समाकलन कर देंगे तो कॉस अल्फा का समाकलन होता है बेटा साइन अल्फा। क्या होता है मेरे बच्चे? साइन अल्फा। ये इसके क्या है? लोअर लिमिट है, और ये इसके क्या है? अपर लिमिट। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये इसकी बेटा क्या है? लोअर लिमिट है और इसकी अपर लिमिट है। अब अगर हम लिमिट को हल करें तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन क्या है? d, और यहाँ पर देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा 2 माइनस, और ये हो जाएगा साइन माइनस अल्फा 1। क्लियर है? अब अगले स्टेप में यहाँ पर हम b के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो म्यू अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 पाई, और ये हो जाएगा i अपॉन d। अब यहाँ पर देखो ये बेटा हो जाएगा आपका साइन अल्फा 2 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन अल्फा 1। तो ये बेटा होगा किसी भी चालक तार के, यानी एक चालक तार है उसकी लंबाई अगर कितनी बेटा? एक्स वाई है। कितनी? एक्स वाई। तो एक्स वाई चालक तार के लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा चालक क्या है? एक्स वाई। तो चालक तार बेटा हमारे पास क्या है? एक्स वाई है। क्लियर है इतनी बात? तो ये फार्मूला हो गया। अब इसके बाद बेटा हमारे पास एक और स्पेशल कंडीशन है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वो क्या है? मान लीजिए यहां पर आपसे पूछ लिया गया कंडीशन, हमसे पूछ रहा है अनंत लंबाई चालक तार के लिए।
क्या है, अनंत लंबाई। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, कंडीशन शर्त लिख देता हूं। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, अनंत लंबाई के चालक तार के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, शर्त। शर्त है अनंत लंबाई के चालक तार के लिए। 4 लिख दिया बेटा, अनंत लंबाई के चालक तार के लिए। तो अनंत लंबाई के चालक तार के लिए लोगे तो क्या हो जाएगा, सपोज करिए इस तार की लंबाई बढ़ती जाएगी, ऊपर वाले की बढ़ती जाएगी, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि उस कंडीशन में जो अल्फा हो जाएगा वो भी 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे जो अल्फा 2 हो जाएगा वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब इसको जब हम नीचे बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये कोण कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। तार क्या हो जाएगा, बहुत लंबा, तो कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अल्फा 1 तथा अल्फा 2 क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक नहीं। अब इन मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पे भरेंगे। ये समीकरण 5 था तो इसको मान लो समीकरण 6। तो क्या लिखेंगे, समीकरण किससे, 6 से। बहुत सारे समीकरण बन गए। तो अब बेटा मैं इसको क्या कर रहा हूं, उधर वाला पोर्शन रफ कर रहा हूं क्योंकि इसको हमें जरूरत नहीं है। तो ये वाला हम इधर आप देखिए। अब यहां पर भी देखिए बेटा, जब इसमें हम इसके मान को रखेंगे तो तार की लेंथ कितनी है, अनंत है। तो अनंत लंबाई तार के लिए हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे हमने निकालने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे, बी। क्या लिखेंगे बेटा, बी। और यहाँ पर ये क्या दिया गया आपको, μ0 अपान का 4 पाई, और ये बेटा है I अपॉन डी। और ध्यान से मेरी बात सुनना, अल्फा कितना हो गया है, तो ये साइन 90 और प्लस ये भी बेटा क्या हो जाएगा, साइन 90, और यहाँ पर हो जाएगा आपका μ0 अपान 4 पाई I अपॉन डी। और ये कि साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, μ0 अपान 4 पाई, 1 1 जुड़ जाएगा तो 2I अपॉन क्या हो जाएगा, d। तो ये क्या हुआ, अनंत लंबाई के तार के लिए, अगर अनंत लंबाई का तार हो उसके किसी बिंदु पर हमें क्या करनी हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा। ये क्या था, चालक एक्स वाई चालक लंबाई, ये सब न्यूमेरिकल में यूज होगा। अल्पांश के लिए अभी हमने निकाला था, वो अल्पांश के लिए था। ये एक्स वाई लंबाई तार के लिए है, और ये अनंत लंबाई के तार के लिए। तो बहुत बड़ा डेरिवेशन था, तो यहाँ पर पूछे जाने के भी पूरे चांसेस रह सकते हैं। हो सकता है कि चीजें ना समझ में आई हो तो बेटा कोशिश ये करिएगा, इसको आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, तो इसका जो हम सेकंड अनुप्रयोग है वो सेकंड पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।